देखिए, राजनीति में जो प्रभावशाली होते हैं, उनके करीबियों को जगह तो मिलती है कि आपके वी.डी. शर्मा के जो खास थे, उनको अभी अलग किया गया है। मध्य भारत में भी इसमें राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में हो, सिंधिया जी के बीच। सुरेंद्र शर्मा भी ब्राह्मण है। ये बात जरूर है कि विंध्य से जो ब्राह्मण की नाराजगी है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। अपने अध्यक्ष बनने के 4 महीने के बाद से हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम का गठन कर दिया है। इस टीम के माध्यम से हेमंत खंडेलवाल ने जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एक तरह से इस टीम से वी.डी. शर्मा की टीम को लगभग पूरी तरीके से आउट कर दिया गया है। वहीं सिंधिया और शिवराज गुट के नेताओं को स्थान मिला है। खंडेलवाल की टीम में जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोधी समाज, गुज्जर समाज, यादव समाज ने इस टीम से नाराजगी जताई है। तो वहीं विंध्य के ब्राह्मण भी इस टीम से खासे नाराज दिख रहे हैं और ये समाज जो है ये सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हेमंत खंडेलवाल की जो टीम है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जातिगत समीकरण को साधने में कामयाब हुई है? देखिए आशुतोष जी, हेमंत खंडेलवाल जी को अभी करीब 3-4 महीना हो गया है अध्यक्ष बने हुए जी। और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि वो अपनी जो टीम है वो कब बनाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि जो हेमंत खंडेलवाल ने अपने 3-4 महीने के भीतर अपनी टीम का निर्णय ले लिया है, ये पुराने जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी तुलना में बहुत जल्द है। क्योंकि आप विष्णुदत्त शर्मा जी को देखिए तो उनको करीब 10 महीने लग गए थे कार्यकारिणी बनाने में। उसके पहले प्रभात झा थे, नंद किशोर जी थे, सबको करीब 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 महीने लग गए थे बनाने में। लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी टीम का जल्दी गठन कर लिया है। अब उसमें दिक्कत ये है कि सारे लोगों को एडजस्ट किया गया है। उसमें आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो संगठन मंत्री, जो एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है भारतीय जनता पार्टी में, जो संघ की तरफ से उसको डेप्यूट किया जाता है कि पूरी निगरानी रखेगा वो सरकार के ऊपर, और जो कार्यकलाप चल रहे हैं या जो रीति नीतियां हैं उनको किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है, सबकी जिम्मेदारी संगठन मंत्री की होती है। और संगठन मंत्री बहुत पावरफुल होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब टीम बनाई गई होगी तो उसमें संगठन मंत्री की एक बहुत बड़ी भूमिका रही होगी, और इसी कारण से संगठन मंत्री से जुड़े लोग जो हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के लोगों को शामिल किया गया है, शिवराज सिंह चौहान के लोगों को शामिल किया गया, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी है। और जो तरह सिंधिया को भी जो लोग हैं, प्रभु राम चौधरी जैसे लोग हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिला के देखिए कि आप जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो समर्थक हैं उनको सही है कि जब से मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो उपेक्षित रह गए थे, जो कई बार के जीते हुए विधायक थे लेकिन उनको मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया। तो ये माना जा रहा था कि उन सीनियर्स लोगों को इस संगठन में ले जाया जाएगा और उनको अच्छी पद दिया जाएगा, लेकिन उसमें ये हुआ नहीं। अब देखना ये है कि जो मंत्री परिषद के कुछ पद खाली हैं उसमें उन लोगों को एडजस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, या निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाता है, या विकास प्राधिकरणों में एडजस्ट किया जाता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत प्रभावशाली माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है, और कोई भी राजनीतिक दल में जो संगठन होता है वही सत्ता की सीढ़ी बनता है। तो इसलिए जो सीनियर लीडर थे वो चाह रहे थे कि कम से कम अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है तो उनको संगठन में एक उचित स्थान दिया जाए। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नए चेहरों को उसमें शामिल किया है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा था कि जो एक पद एक व्यक्ति की बात थी, लेकिन आप देखिए कि जो सागर की सांसद हैं लता वानखेड़े, और इसके अलावा जो राजसभा सोलंकी जी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो ये दिखाता है कि कौन किसके करीबी है। और देखिए, राजनीति में जो प्रभावशाली होते हैं उनके करीबियों को जगह तो मिलती है, क्योंकि जो उनके समर्थक होते हैं उनकी अपेक्षा होती है अपने नेता से कि वो भी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें।
और यही कारण है कि चाहे सिंधिया जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मोहन यादव तो खैर मुख्यमंत्री हैं तो उनकी तो संगठन में चली ही होगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो आपके जो पुराने लोग थे उसमें से 14 लोग रिपीट किए गए हैं और कुछ लोगों को नया बनाया गया है, और जो आपके बीडी शर्मा के जो खास थे उनको अभी अलग किया गया है। और उसके पीछे देखिए कोई ऐसा कारण नहीं होता है, क्योंकि जो भी नया व्यक्ति आता है वो अपने हिसाब से टीम का गठन करता है, क्योंकि चूंकि उसको संगठन चलाना है तो वो अपने पसंद के लोगों को संगठन में रखता है, क्योंकि उन्हीं के सहारे आपका संगठन मजबूत होता है, उन्हीं के सहारे संगठन चलता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चूंकि बीडी शर्मा अलग हो गए हैं तो उनके लोगों को हटा दिया गया। हर व्यक्ति अपनी नई टीम बनाता है। जैसे राकेश सिंह करीब 1 साल के लिए अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चलाते रहे वो। तो एक जी तो बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे नेता जो जिनको कहीं भी कोई पद नहीं मिला था वो खाली बैठे हुए हैं, उनको भी इसमें जगह नहीं मिली है, तो इसका हम जिक्र करेंगे। और सबसे अच्छा उदाहरण है केपी यादव। केपी यादव ने सिंधिया को हराया, उसके बाद उनका टिकट कट गया, चुनाव नहीं लड़ पाए और वो खाली बैठे हैं अभी तक। तो आखिर क्यों उनको जी अब देखिए वही बात है कि अब वो सिंधिया से राइवलरी हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपके मध्य भारत में बहुत से सत्ता के केंद्र बन चुके हैं। जैसे आपने केपी यादव का नाम लिया, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो ये तीन तीन जो है पावर सेंटर बन जाते हैं, तो फिर इस तरह के लोग किनारे कर दिए जाते हैं जो एक और पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हों। तो उसमें अब सिंधिया जी, और चूंकि सिंधिया जी ने तो सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उनको तो जाहिर तौर पे उनके लोगों को शामिल करना ही था। लेकिन वहां मध्य भारत में भी इसमें राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में हो, सिंधिया जी के बीच में। ऐसा कहा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है, चलती चलती जा रही है। वो जो बैठक लेते हैं उसमें वो नहीं आते हैं, सांसद नहीं आते हैं, या वो जो गुना के सांसद हैं लेकिन ग्वालियर में बैठक ले लेते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे ही आप देखिए गोपाल भार्गव जो है वो 11 बार के विधायक हैं, उनको भी अभी संगठन में नहीं लिया गया, न मंत्रिपरिषद में लिया गया। तो अब ये अजय बिश्नोई हमारे यहाँ के काफी पुराने लीडर हैं जो संगठन में बहुत पहले रहे हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चे में रहे। शिवराज सिंह चौहान के दौरान उन्होंने संगठन में बहुत भूमिका लगाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश के बड़े महामंत्री रहे हैं। तो वो अब इन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। देखिए एक छोटी सी कार्यकारिणी अभी बनी है, 25 लोगों की कार्यकारिणी बनी है, उसमें कैसे लोगों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, तो करीब 5 या 7 महिलाओं को 7 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो 25% के आसपास तो हो ही जाता है। तो ये भी एक बात थी कि भाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, विरोधी दल इस तरह के आरोप लगाते थे तो कि भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है कि हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन वो देती नहीं है। तो ये जो टीम महिलाओं के प्रतिनिधित्व का बात हो गया। अब बात करेंगे जातिगत समीकरण की। लोधी समाज, गुज्जर समाज, यादव समाज, यहाँ तक कि विंध्य का जो ब्राह्मण समाज है वो भी नाराज है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो क्या ये जातिगत समीकरण साधने में नाकामयाब साबित हुए हैं हेमंत खंडेलवाल, जो उन्होंने कार्यकारिणी बनाई है उसमें? देखिए ऐसा नहीं है, बहुत से समाज होते हैं, उनमें सब में रिप्रेजेंटेशन देना ये भी बहुत कठिन हो जाता है। विशेष तौर पर ओबीसी हैं या आपके दलित समाज से हैं या दीगर समाज से हैं, उन सबको एडजस्ट किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। अग्रवाल समाज भी है और भी दीगर समाज है। अब सवाल इस बात का है कि कितने लोगों को आप एडजस्ट करोगे। यादव समाज में तो मोहन यादव खुद ही मुख्यमंत्री हैं, हितानंद शर्मा जो है वो खुद ही ब्राह्मण है, सुरेंद्र शर्मा भी ब्राह्मण है। ये बात जरूर है कि विंध्य से जो ब्राह्मण की नाराजगी है वो हो सकती है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल वहां का रिप्रेजेंटेशन करते हैं,
और वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके जो समर्थक रहे होंगे, ब्राह्मण समर्थक रहे होंगे, उनको अगर स्थान नहीं मिला तो हो सकता है कि उनकी नाराजगी हो। लेकिन अब किसी भी संगठन में कितने बड़े लोग, कितने लोगों की संख्या हो सकती है, ये तो हाईकमान तय करता है। अभी जो स्वीकृति मिली वो 25 लोगों की स्वीकृति मिली। इसके पहले जब वीडी शर्मा थे उसमें 33-34 लोग थे। तो हो सकता है कि अभी और भी लोगों की नियुक्ति की जाए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा आकलन करती, किसी भी चीज को छोड़ती है और उसका आकलन करती है कि इसका रिपरकेशन क्या होगा। अगर उनको ये लगेगा हाईकमान को कि नहीं, इस तरह से अगर गड़बड़ी हो रही है, इन समाज को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है और उनसे उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ रही है, तो हो सकता है कि अभी 2-4-5 लोगों को और उसमें एडजस्ट किया जाए। लेकिन जातिगत समीकरण तो साधती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो जातिगत समीकरण तो साधती है, क्योंकि सभी जातियों को साथ लेके चलना है। और विशेषकर अभी जो मध्य प्रदेश में ओबीसी का मसला चल रहा है, कांग्रेस भी कहती कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज पे चल रही है। लेकिन अब वो चूंकि मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि जो फेल हो गए हैं वो जातिगत समीकरण में, अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो सभी जाति समाज के लोग हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश की। युवा भी हैं उसमें, महिलाएं भी हैं, और जो सांसद हैं वो भी। जबकि ऐसा पिछली बार, हाँ ये बात जरूर है कि महाकौशल से ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। मात्र एक व्यक्ति है जो पहले कोषाध्यक्ष थे, अखिलेश जैन, जबलपुर के हैं वो, उनको इस बार फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन देखिए, कोषाध्यक्ष का आम जनता से कोई बहुत ज्यादा मतलब रहता नहीं है। वो पार्टी के फंड की व्यवस्था, ये वो तमाम चीजों को करते हैं। जबकि पहले, इसके पहले जो आशीष दुबे जो वर्तमान सांसद हैं और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, वो बीडी शर्मा के टाइम में प्रदेश मंत्री नहीं, लेकिन इस बार उनको नहीं लिया गया। तो अब उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये तो खैर पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो बता सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ जो सीटें अभी खाली रखी गई हैं वो इसलिए रखी गई हैं कि ताकि जिन लोगों ने भी अगर कोई अपने विरोध के स्वर सामने लाए हैं जो, और ऐसा लगता है पार्टी को कि हाँ इससे नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में, तो हो सकता है कि उसमें संगठन में उन लोगों को एडजस्ट कर लिया जाए। जो दीगर जो बड़े विधायक रहे, जो कई बार जीते हैं, उनको भी हो सकता है कि कोई पद दे दिया जाए। लेकिन अब ये अभी जो 3-4 महीने के भीतर जो सुगबुगाहट थी और जो नहीं बन पा रही थी, आपकी जो कमेटी नहीं बन पा रही थी, उसको लेके उन्होंने एक बार ये बता दिया कि नहीं, 3-4 महीने के भीतर ही हमने अपनी कार्यकारिणी बना ली है। और क्योंकि जो पिछले जो आपके रिकॉर्ड देखे जाएंगे उस हिसाब से तो हेमंत खंडेलवाल जी की जो कमेटी है, कार्यकारिणी है, वो काफी जल्दी बन चुकी है। तो अभी कार्यकारिणी में कुछ सीटें बची हुई हैं और जो भी नाराज होगा, अपनी नाराजगी जाहिर करेगा, हो सकता है कि उनको कार्यकारिणी में फिर से जगह मिल जाए। एमपी राउंडअप में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।